नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक उनके अचानक निधन के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। कुछ दिनों पहले ही जो है अस्पताल से एक परेशान करने वाली तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी और आज उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और उनका जो निधन हुआ है उसके बाद से सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकार इतने निर्मम थी कि जब वो गंभीर रूप से बीमार थे और अस्पताल में थे तब भी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी रही। जब सत्यपाल मलिक थे तो उनकी कलम से ही धारा जो है 370 हटाई गई थी। इसके बाद भी फिर भी इतने बड़े फैसले के बाद उनको सुरक्षा तक नहीं दी गई। पुलवामा हमले पर उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए तमाम खुलासे किए थे। जब उन्होंने इस घटना की सूचना मोदी सरकार को दी तो उन्हें चुप रहने को कहा गया। ये सारे खुलासे भी उन्होंने 4 पीएम पर किए थे, 4 पीएम से बात करते हुए। ऐसे में ये जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर खुलकर बहस करें, इस पर बात करें। तो आज हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो सत्यपाल मलिक जो लगातार सरकार से सवाल करते रहे, लगातार सरकार की नीतियों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, चाहे वो पुलवामा हमला हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर मुखर होकर के उन्होंने अपनी बात रखी। और उसके बाद उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां हुई वो भी तब जब वो अस्पताल में भर्ती थे, गंभीर रूप से बीमार थे। तमाम चीजें उनके साथ हो रही थी, कई सारी परेशान करने वाली तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही थी। उसके बावजूद सरकार ने अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकी। इन सब चीजों को लेकर के और सत्यपाल मलिक के निधन को लेकर के सबसे पहले आपकी क्या टिप्पणी है सर? जय संविधान। देखिए निधि, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का इतिहास कुछ बड़ा विचित्र है। एक बहुत बड़े आइडियोलॉग होते थे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वैसे तो ये लोग उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। जैसे उनकी मौत हुई थी और जो रहस्यमयी मौत हुई थी और ये बताया गया कि वो अपने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जा रहे थे, फिर उन्होंने दरवाजा खोला और सिर उन्होंने बाहर निकाला, खंबे से लड़ा और उनकी मौत हो गई। रहस्य बहुत गहरा था, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई, पता नहीं चला। जो लोग कांग्रेस के शासन में जो मौतें हुई उसके प्रश्न उठाते हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कैसे मौत हुई थी इसकी जांच नहीं हुई। और ये लोगों को एक रहस्य था कि उनकी मौत कैसे हुई। आपको पता होगा 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जयप्रकाश नारायण को, जिन्होंने कांग्रेस को, सरकार को हिलाने के लिए सबसे बड़ा बीड़ा उठाया था, वो जयप्रकाश नारायण को किडनी का रोग हो गया था जो सतपाल मलिक को हुआ। और जयप्रकाश नारायण भी तड़पते रहे, उनको डायलिसिस होती रही और फिर उनकी मौत हो गई। इसलिए क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र हो कि जयप्रकाश नारायण शायद अपनी बात करने लगे और ये निर्देश देने लगे कि जनता पार्टी कैसे चलनी चाहिए, तो वो भी मर गए। आपको ये भी पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ रहस्य थे। अरुण जेटली थे उसमें से एक, सुषमा स्वराज थी, पर्रिकर साहब थे, और ये सारे लोग वो थे जो कि एक पर्टिकुलर मामला जो बहुत ज्यादा गर्म था और जिसमें बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला बन गया था, उसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व थे वो एक एक करके चले गए। फिर गुजरात के अंदर जो वहां के होम मिनिस्टर थे, किस प्रकार से वो वॉक करने गए और उनको गोली से भून दिया गया, ये सारी चीजें, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उसके पीछे कोई षड्यंत्र है, लेकिन इनके पीछे एक जांच जरूर होनी चाहिए कि सतपाल मलिक की पिछले 6 महीने से अचानक किडनी में इतनी खराबी कैसे आ गई जो जयप्रकाश नारायण के साथ आई और अंत में उनकी मौत हो गई। देखिए, पहली बात तो सतपाल मलिक जी का मेरा पारिवारिक संबंध था, हम बहुत नजदीक से उनको जानते थे, तो उनके मौत पे, दुखद मौत पे हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दूसरी बात देखिए, अगर सतपाल मलिक के जीवन का अध्ययन किया जाए, ये बिल्कुल सही बात है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी जो उस समय हुआ करती थी मेरठ के अंदर, उसके बड़े क्रांतिकारी युवा थे, बड़े जोशीले नेता हुआ करते थे और उनकी पकड़ थी और चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे। यह भी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए थे 1977 में। और उसके बाद जब आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैंने उन्हें बचपन से देखा है और एक आदर्श के रूप में देखा है,
जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, जैसे आरिफ मोहम्मद खान ने कंप्रोमाइज कर लिया। वो आरिफ मोहम्मद खान जो बहराइच से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और जिनको माना जाता था कि वो सेकुलरिज्म की एक मिसाल है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और आज एक प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोगों में से हैं और हो सकता है कल वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाए, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए। मुझे अफसोस हुआ था जब सतपाल मलिक को, जो लोग बचपन से जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे चले गए और 4-4 स्टेट की गवर्नरशिप के लिए क्यों चले गए। लेकिन सतपाल मलिक में कम से कम एक बात थी कि उन्होंने कम से कम प्रायश्चित किया। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपको जीवन में बहुत ज्यादा बोझ हो जाए तो कम से कम मौत से पहले, मृत्यु से पहले प्रायश्चित कर लो और माफी मांग लो। तो मैं ये मानता हूं कि जब वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे और जो रहस्योद्घाटन उन्होंने किया, किस प्रकार से आरएसएस के लोग उनके पास आए थे और हजारों करोड़ों की घूस देने का प्रस्ताव सुबह 6 बजे किया था, और उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि जो पुलवामा के अंदर अटैक हुआ और हमारे 40 वीर जवानों की शहादत हुई, उसके अंदर वही बिंदु उन्होंने उठाने की कोशिश की जो आज हिंदुस्तान के हर आदमी के दिमाग में है, वक्तों को छोड़कर। पुलवामा हो या पहलगांव हो, ये प्रश्न उन्होंने रेखांकित किया कि ये बात आपने ऑपरेशन बालाकोट कर दिया या ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी स्थिति कैसे बनी कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारतवर्ष के अंदर घुसकर मार गए, चले गए, भाग गए, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, क्या हम लोग इतने असुरक्षित हो गए? उस चीज को उन्होंने रेखांकित कर दिया। अच्छा, वो विसिल ब्लोअर थे, लास्ट 6 महीने उनके जीवन के कम से कम उन्होंने वो किया जो इस देश के लिए उनको करना चाहिए था। जांच होनी चाहिए थी उस बात की जिसका उन्होंने पर्दाफाश किया था कि भाई आरडीएक्स कैसे 350 किलोमीटर आया, 15 दिन तक वो जीप कैसे घूमती रही, उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया, कन्वॉय के अंदर कैसे घुसी, हमारी वीर जवानों की शहादत कैसे हो गई, साढ़े जो करोड़ों रुपए की घूस देने की बात हुई थी उसको करने के बजाय उन्हीं पे मुकदमे ठोक दिए गए। फिर उनके मेरठ के जो पुश्तैनी मकान थे उनकी जांच शुरू हो गई, ईडी की इंक्वायरी शुरू हो गई। मतलब एक प्रकार से वो मानसिक स्थिति पैदा कर दी गई कि सतपाल मलिक अपने मौत का वर्ण कर लें, और उन्होंने मौत का वर्ण आखिर में कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास आज की तारीख में भी मौका है और वो प्रायश्चित करें। उन लोगों के लिए भी मौका है प्रायश्चित करने का जो कांग्रेस ने 40-40 साल तक मलाई चाटते रहे और जो मंत्री रहे। आज के तारीख में भी मैं नहीं जानता कि वो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध है। मैं उनको स्लीपर सेल भी नहीं कहता, क्योंकि देखिए मैं कोई इस प्रकार का प्री कंसीव नोशन या किसी चीज को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज के तारीख में जो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के, एक साउथ से और एक नॉर्थ के, जिन पे बारे में ऐसा कुछ कभी कभी आभास होता है कि वो मोदी जी के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति उनकी हो गई है, लेकिन बीच बीच में वो अपने कांग्रेस की लाइन में चले जाते हैं, कभी वो बीजेपी की लाइन में चले जाते हैं। एक साउथ के ब्राह्मण है, एक नॉर्थ के ब्राह्मण है, और ये दोनों ऐसे लोग हैं जो मंत्री बने हैं और मंत्री पद का हमेशा सुख लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गए भी, विदेश भी घूमे, स्कॉच भी पी, गाना भी गाया, लेकिन वो कांग्रेस की लाइन में आ गए, जैसे आनंद शर्मा आ गए, सलमान खुर्शीद आ गए। ये लेकिन 2 लोग नहीं आए, कभी गलत गलत वो अपना मैसेज देते रहते हैं। लेकिन सतपाल मलिक की एक बात तो माननी पड़ेगी कि कम से कम मौत से पहले, देखिए मृत्यु तो देखिए सबकी आनी है, और ये भी सही बात है जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन में पाप नहीं करता। अगर अपने जीवन को उठा के कोई भी देखेगा तो भाई देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो सबने की है। बच्चे थे, कुछ गड़बड़ करते थे, माँ के बटुए से 1 आध रुपए चोरी कर लेते थे, कहीं लड्डू चोरी कर लेते थे, कहीं मलाई चोरी कर लेते थे। चोरी सबने की होगी अपने जीवन में, इसलिए जीसस नहीं करें कहा था कि पत्थर उसको मारो जिसने पाप ना किया हो। तो इसलिए कम से कम उन्होंने प्रायश्चित किया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो अनुत्तरित प्रश्न जिसका आज तक हमको जवाब नहीं मिला है, तो सतपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो इसकी कामना करते हुए, ये जरूर मैं चाहूंगा कि सतपाल मलिक ने जो प्रश्न, अब ईडी तो उनका कुछ कर नहीं सकती, अब तो जला दिए जाएंगे, अब तो आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाएगी और ब्रह्म परब्रह्म में विलीन हो जाएगा, वहां तो कहानी खत्म हो जाएगी, पुनर्जन्म होगा हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो भी होगा। लेकिन जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे वो आज के तारीख में भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और ये पता चलना चाहिए कि जो वहां पे जाके घूस की पेशकश की थी और 350 केजी का जो आरडीएक्स आया था वो कैसे आया था, वो जीप कैसे घूमती रही थी,
और इसका पर्दाफाश अगर हो जाए, वैसे होगा नहीं, तो आप जानती हैं क्यों नहीं होगा, जब तक सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ सत्ता जब बदल जाएगी उसके बाद ये भी पता चलेगा डीएक्स कैसे आई, और ये भी पता चलेगा कि पहलगांव के अंदर हमारे 26 लोगों की शहादत कैसे हुई। और जब ये पता चलेगा तो लोगों की आंखें फटी की पट्टी रह जाएंगी।